हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी जयपुर। दोस्तों, आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि किस तरह सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बाकी सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट से एक बेहतर और आसान सब्जेक्ट है और इसकी प्रिपरेशन किस प्रकार की जानी चाहिए। देखिए, यूपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में हमें कुछ भी डिसाइड करने का मौका नहीं देता है, पर जहां तक ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात है वहां पर यूपीएससी हमें एक फ्री हैंड देता है कि आप अपने लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने जो कि अंडरस्टैंड करना आसान हो, जिसको समझना आसान हो और साथ ही साथ उसका सिलेबस छोटा हो। तो इसीलिए मैं आज का ये सेशन लाया हूं कि क्यों हमें सोशियोलॉजी चुनना चाहिए, और उसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सोशियोलॉजी में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सोशियोलॉजी बाकी सभी सब्जेक्ट से बेहतर है। तो पहला पॉइंट जो है दैट इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। देखिए, सोशियोलॉजी इजी टू अंडरस्टैंड क्यों है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारे साथ सोशल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हमारी अपनी फैमिली है, हम में से कुछ लोगों की मैरिजेस होती हैं और साथ ही साथ हमारी किनशिप होती है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम इसी सोसाइटी में बड़े हुए हैं, हमने इसमें तरह तरह के सोशल इवेंट्स को, सोशल प्रोसेसेस को होते हुए देखा है, हमने इस सोसाइटी में डिजिटल टेक्नोलॉजी को आते हुए देखा है, डिजिटाइजेशन को देखा है। तो इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि अगर मैं सोशियोलॉजी के कुछ कोर टॉपिक्स की भी बात करूं, अगर मैं आपके सामने यहां पर एक टॉपिक दूं जैसे कि फंक्शनलिज्म। सुनने में ये टॉपिक आपको बड़ा अजीब लगेगा कि भाई फंक्शनलिज्म क्या होता है, पर जब इसको समझाया जाएगा तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, फंक्शनलिज्म एक ऐसी चीज है कि एक सोसाइटी जो है हमारी बॉडी की तरह फंक्शन करती है। जैसे हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं और वो सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके हमारी बॉडी को रन करते हैं, उसी तरह एक सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सोसाइटी को रन करते हैं। जैसे कि आपका जो पहला सोशल इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली है, उसके बाद आप स्कूल में जाते हो, फिर आप कॉलेजेस में जाते हो, आपके दोस्त बनते हैं, आपकी फ्रेंडशिप होती है, आपके रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस मिलकर के इस सोसाइटी को बनाते हैं। यही फंक्शनलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट, राइट, कि जिस तरह एक बॉडी फंक्शन करती है या कोई भी सिस्टम फंक्शन करता है, उसी तरह हमारी सोसाइटी भी एक सिस्टम की तरीके कुछ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू फंक्शन करती है। तो इतना ही इजी सब्जेक्ट है ये समझने के लिए, राइट। साथ ही साथ ये हाईली स्कोरिंग है। आपने देखा कि पिछले कई सालों से जो टॉपर्स आ रहे हैं उनमें टॉप 10 में से 4 से 5 टॉपर्स सोशियोलॉजी में होते ही होते हैं, राइट। तो अगर आपको अच्छा लिखना आता है, जिसके लिए आपको कोच या गाइड किया जा सकता है, अगर आपको अच्छा लिखना आता है तो आप इस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर अटेन कर सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका सिलेबस बाकी सारे ऑप्शनल्स की तुलना में बहुत छोटा है। आगे मैं इस चीज को फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा और आप समझ जाओगे कि किस तरह इसका सिलेबस बाकी सारे सब्जेक्ट से, ऑप्शनल सब्जेक्ट से छोटा और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, राइट। इसको कंसोलिडेट करना आसान है, उसको रिवाइज करना आसान है। थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इसमें इसके लिए किसी भी तरीके के सोशल साइंस या फिर सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों में यह देखा गया है कि डॉक्टर्स ने अपनी एमबीबीएस की डिग्री को छोड़कर, मेडिकल साइंस की नॉलेज को छोड़कर सोशियोलॉजी के ऑप्शनल को लिया है। साथ ही साथ इंजीनियर्स खासकर इस ऑप्शनल को पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ही लॉजिकल ऑप्शनल है अगर आपको ये लॉजिकल तरीके से समझाया जाता है तो। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो पिछले कई सालों में, फोर्थ पॉइंट है कि पिछले कई सालों में जनरल स्टडीज के पेपर्स में अगर जीएस 1 में देखें तो इंडियन सोसाइटी में 7 से 8 क्वेश्चंस सोसाइटी के ऊपर आते हैं, राइट। तो 80 to 100 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इस एग्जाम में, वो इंडियन सोसाइटी से आपको मिल जाएंगे। अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस तो आप करके आओगे ही आओगे। साथ ही साथ अगर हम सोशियोलॉजी के सिलेबस को ध्यान से देखें, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को, तो सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करता है और यहां के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी बात करता है, राइट। तो अगर हम जनरल स्टडीज के पेपर की मेंस की बात करें तो दूसरा पेपर जो जीएस 2 का है उसमें गवर्नेंस से रिलेटेड, सोशल जस्टिस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, राइट। तो सोशल जस्टिस और गवर्नेंस में आपके लिए सोशियोलॉजी का नॉलेज जरूरी हो जाता है, एक तरीके से सप्लीमेंट का काम करता है सोशियोलॉजी का नॉलेज, राइट। जीएस 3 की अगर हम बात करें तो जीएस 3 में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है, राइट। तो इस तरीके की चीजें जो हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, तो वो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में रिसोर्सेस का अलोकेशन सही तरीके से नहीं हुआ है। उसके बारे में हम सोशियोलॉजी में समझते हैं कि हमारे देश में गवर्नेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, राइट। जीएस 3 हमारा इससे सॉर्ट हो जाता है। 2-3 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे हर साल, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे हर साल, राइट। उसके बाद फोर्थ पेपर की अगर मैं बात करूं जीएस 4 की, तो एथिक्स में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं
जो कि सोशियोलॉजी में जिसका नॉलेज आपको दे दिया जाता है, तो इसलिए अलग से उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे पिछले कई सालों में, पहले और ज्यादा ये ट्रेंड था, पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं या जो भी टॉपिक्स सोसाइटी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, उनका नॉलेज पहले ही हमें सोशियोलॉजी में मिल जाता है। तो इसलिए एस्से का पेपर भी हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। हम वहां पर अलग अलग थिंकर्स को कोट कर सकते हैं, उनके व्यू पॉइंट को लिख सकते हैं, इसलिए वो 1200 वर्ड लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये 5 पॉइंटर्स हैं जिनको मैं आगे आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा कि भाई पहला पॉइंट इसमें है कि वाई सोशियोलॉजी इज इजियर देन एनी अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए, हम सभी एक सोसाइटी का पार्ट है, राइट? आप अगर ज्योग्राफिकल तरीके से देखें तो आप कहीं से भी हो सकते हैं। आप राजस्थान से हो सकते हैं, आप दिल्ली से हो सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं, आप बिहार से हो सकते हैं। हर एक सोसाइटी के ना कुछ अपने एक्सक्लूसिव फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो सोसाइटी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करती है। अब सोसाइटी में ही हम रहे हैं, हम सोशल एनिमल हैं, तो हमारे सोसाइटल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। और जितने ज्यादा हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितना ज्यादा हमारा सोसाइटी में एक्सपोजर होता है, उतनी ज्यादा हमारी सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। ये सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग हमें सोशियोलॉजी को समझने में मदद करती है। अब ऐसा हम में से कोई भी इंसान नहीं रहा है जो स्कूल ना गया हो, राइट? हम सभी की एक फैमिली है, तो हम इसमें फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली भी है, हमारी किनशिप भी है, तो हम किनशिप में भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारे कजन्स वगैरह होते हैं, ठीक? कुछ लोग मैरिटल रिलेशनशिप्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट? तो उनकी और किनशिप ब्रॉड हो जाती है, एक्सटेंडेड हो जाती है, राइट? उसके बाद स्कूल्स, हम सभी ने कोई ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है, तो हम स्कूल्स में गए हैं। उसके अलावा हमारे देश की पॉलिटी के बारे में भी हमें पता है, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस से भी हम जुड़े हुए हैं, वो भी हमें किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट करते हैं, राइट? जब भी हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो अगर 18 साल से ज्यादा उम्र है हमारी, तो हमें एडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई है उसमें कि हम वोट करें, राइट? तो इसलिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से भी हम इंपैक्ट होते हैं, साथ ही साथ हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से भी इंपैक्ट होते हैं, राइट? हमारे देश के जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हमें इंपैक्ट करते हैं। अब इन सभी चीजों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको सोशियोलॉजी को समझने में मदद करता है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स में ये नहीं देखा जाता है कि आपको उस सब्जेक्ट का ऑलरेडी नॉलेज हो। मेरे पढ़ाए बिना ही आपको इन सभी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ पता है। हां, मैं इसको ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ज्यादा साइंटिफिक तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको इसकी ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा कि भाई क्वांटिटेटिव तरीका क्या है इसको समझने का, इंटरप्रिटेटिव तरीका क्या है, क्वालिटेटिव तरीका क्या है सोशियोलॉजी को समझने का, और उसके साथ मैं एक थिंकर को अटैच कर दूंगा, राइट? मैं उस थिंकर के बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊंगा कि भाई मैक्स वेबर एक पर्टिकुलर तरीके से क्यों सोचता है, वो क्यों ये मानता है कि ब्यूरोक्रेसी होना बहुत जरूरी है, वो ये क्यों मानता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होना बहुत जरूरी है, वो ये क्यों मानता है कि हायरार्की होना क्यों जरूरी है, राइट? वो कार्ल मार्क्स से डिफरेंट क्यों है। अगर थिंकर्स की बात करी जाए, कार्ल मार्क्स कहता है कि कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होना चाहिए, कार्ल मार्क्स कहता है कि कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए, राइट? सभी को इक्वल पे होना चाहिए। तो ये दोनों किस तरह डिफर करते हैं, राइट? मैं आपको बताऊंगा कि इस देश में, आज हमारे देश में सुइसाइड का नंबर इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। एमाइल डर्कहाइम की सुइसाइड की थ्योरी क्या है, वो किस प्रकार एक पॉजिटिविस्ट थिंकर है, एक क्वांटिटेटिव थिंकर है, उसने किस तरह से सुइसाइड को लेकर अपना रिसर्च किया, राइट? और वो कितना ज्यादा इंप्लीमेंटेबल है आजकल के दुनिया में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, राइट? तो इस तरीके से सोशियोलॉजी एक बहुत ही इजी ऑप्शनल हो जाता है समझने के लिए, खासकर, राइट? सोशियोलॉजी में पहला पेपर जो है और दूसरा पेपर जो है, उन दोनों में काफी हद तक ओवरलैपिंग है, राइट? तो इसके लिए, इसकी वजह से हम इसको कंसोलिडेट भी आसानी से कर सकते हैं और सोशियोलॉजी का रिवीजन करना भी काफी आसान हो जाता है। अगर टीचिंग की बात करी जाए, पढ़ाने की बात करी जाए, तो 4 से 4.5 महीने का टाइम लगता है, टेन्योर लगता है इसको पढ़ाने में, और उसके बाद आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे इस पूरे के पूरे ऑप्शनल को रिवाइज करने में। इसलिए ये ऑप्शनल अपने आप में कोई पैंडोरास बॉक्स नहीं है कि आपने खोला और सारी की सारी चीजें आपके सामने फैल गई। ये हमेशा आपके सामने ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी, यूनिट वाइज डिवीजन है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, सोशियोलॉजी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पहले अगर हम सोशियोलॉजी पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी से, राइट? कि आखिरकार सोशियोलॉजी है क्या, सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये नया डिसिप्लिन
बना कैसे? देखिए सोसाइटी तो हमेशा से है, बट उसको ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना कब से शुरू किया गया, वो हम यहां से पढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा इस सब्जेक्ट में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा इस सब्जेक्ट में, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा इस सब्जेक्ट में, हम यहां पर पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन कौन से मैथड्स हैं सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए। कुछ साइंटिफिक मैथड्स हैं, कुछ नॉन साइंटिफिक मैथड्स हैं, कुछ क्वांटिटेटिव मैथड्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव मैथड्स हैं। देखिए कोविड में हम सभी परेशान हुए, राइट? ये सबको पता है, इसके लिए आंकड़े हैं, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स हैं कि कोविड में कितने लोगों को कोविड हुआ, कितनी फैमिलीज परेशान हुई। पर क्या कोई इस तरीके से, क्या इन स्टैटिस्टिक्स से, इन आंकड़ों से यह पता लगा सकता है कि हमें कितना दुख हुआ? किसी को कम हुआ, किसी को ज्यादा हुआ। तो जो ये क्वालिटी है कि भाई आपको अगर दुख हुआ, आप परेशान हुए, तो कितने परेशान हुए, ये क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च है। इसके तरीके अलग हैं। और कितने लोग परेशान हुए, कितनी फैमिलीज में कोविड का इंफेक्शन हुआ, कितना कंटेजियस डिजीज था, यह पता करने के लिए क्वांटिटेटिव अप्रोच, राइट? तो सोशियोलॉजी को पढ़ने की दो अप्रोचेस हैं, उनके बारे में भी हम यहां पर पढ़ते हैं। उसके अलावा हम यहां पर पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस किस तरह से अलग है। देखिए हमको कॉमनली पता है कि फैमिली क्या है, राइट? फैमिली क्या है कि भाई हमारा परिवार जो है, हमारे माँ, हमारे फादर, हमारी मदर, हमारे फादर और हमारे सिबलिंग्स, वो हमारी फैमिली होती है। आगे चल करके हमारी एक आपकी अगर देखा जाए तो मैरिटल फैमिली बनती है, राइट? बट फैमिली की जरूरत क्या थी सोसाइटी को? क्यों फैमिली का फॉर्मेशन हुआ, इस इंस्टीट्यूशन को बनाया ही क्यों गया, ये हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इस तरह सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से अलग है। यहां पर हम साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ेंगे कि भाई फैमिली को क्यों बनाया गया सोसाइटी के लिए, क्यों सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फैमिली, मैरिज, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जरूरी थे। तो पहला पार्ट सोशियोलॉजी का जो पेपर 1 का है वो ये है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी एज अ साइंस, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, बट यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस है। देखिए एक वक्त था जब ये माना जाता था कि साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जैसे नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे थे, बायोलॉजी आ रहा था उस वक्त, बॉटनी, जूलॉजी, ये पता चल रहा था, पता चला हमारे शरीर की कितनी कॉम्प्लिकेटेड एनाटॉमी है, राइट? फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ उसी वक्त, न्यूटन और ये सारे के सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ उसी वक्त, ओरिजिन हुआ। तो सोशियोलॉजी को भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने की बात चली कि भाई क्यों ना इस सब्जेक्ट को भी साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाए। पर मैंने अगेन आपको बताया कि आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को कैसे हम साइंटिफिक मैनर में इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? उसके लिए हमें क्वालिटेटिव अप्रोच की जरूरत होती है। तो सोशियोलॉजी जरूर एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसको जरूर साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जा सकता है, बट ये सोशियोलॉजी के साथ इनजस्टिस होगा पूरी तरह से, राइट? सोशियोलॉजी इज समथिंग बियॉन्ड साइंस, राइट? यहां पर इमोशंस, यहां पर फीलिंग्स, ठीक, यहां पर जो इंपॉर्टेंस है सोशियोलॉजी के लिए, सोसाइटी के लिए उसका, वो सारी चीजें भी हमें पढ़ने की जरूरत है। तो सोशियोलॉजी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू बी अ साइंटिफिक सब्जेक्ट ओनली। ये साइंस के बियॉन्ड है, यहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट? उसके बाद हम पढ़ते हैं सोशल थिंकर्स के बारे में, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में। तो अगर पेपर 1 की मैं बात करूं तो पेपर 1 में हम टोटल 6 थिंकर्स को प्राइमरीली पढ़ते हैं, राइट? कुल मिलाकर 6 थिंकर्स हैं, बट इनसे अटैच्ड, इनसे रिलेटेड और भी कुछ थिंकर्स हैं जिनके बारे में हमें पता करना होता है। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर का नाम नहीं मेंशन्ड है, बट हर्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में हमें पढ़ना होता है। ऐसे मल्टीपल थिंकर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे पीटर बोर्डियू है, वो कई सारे थिंकर्स ऐसे हैं जो कि हमें सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं, जिनको समझने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, राइट? इसके अलावा सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया फैमिली, मैरिज, किनशिप, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटी एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन। हम इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, राइट? इन इंस्टीट्यूशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनको हम पढ़ते हैं सोशल प्रोसेसेस में। इनको हम पढ़ते हैं सोशल प्रोसेसेस में कि भाई इन इंस्टीट्यूशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आज इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह उसका डिजिटाइजेशन हो गया है, किस तरह आज हमारे इलेक्शंस को सोशल मीडिया अफेक्ट करता है। तो ये सोशल प्रोसेसेस में सोशल चेंज में आएगा, राइट? कास्ट एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, बट कास्ट में आज बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, राइट? आज हम इंटरकास्ट मैरिजेस होते हुए देख रहे हैं, राइट? तो इस तरीके की मैरिजेस, रिलीजन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, राइट? एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है,
राइट। तो ये सब चेंजेस क्यों आए? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सारी चीजों की वजह से, इन सारे इवेंट्स की वजह से ये सोशल प्रोसेसेस हुए। दूसरी तरफ अगर हम सोशियोलॉजी के पेपर 2 की बात करें तो सोशियोलॉजी का पेपर 2 और पेपर 1 में काफी ओवरलैपिंग पाई जाती है, राइट। बट ये पेपर लिमिटेड है इंडियन सोसाइटी तक, ये पेपर लिमिटेड है इंडियन सोसाइटी तक। तो यहां पर हमारा पहला पोर्शन जो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, राइट। इंडियन सोसाइटी तक ये पेपर लिमिटेड है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है इसमें भी हम, जैसे यहां पर हम ओवरऑल सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, उसी तरह हम यहां पर इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि एम एन श्रीनिवास हैं, जीएस घुरिये हैं। इनका अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है, मैं इनके बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह डिफरेंट है और किस तरह ये इन सारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स से जुड़े हुए हैं, राइट। जो वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स है, इनके स्कूल ऑफ थॉट से ही इनका स्कूल ऑफ थॉट मैच होता है इंडियन थिंकर्स का, जैसे कि जीएस घुरिये हो गए, एम एन श्रीनिवास हो गए। इसलिए इन थिंकर्स को पढ़ना और आसान हो जाता है क्योंकि हम पहले वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ चुके हैं, राइट। चूंकि सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट यूरोप में हुआ, इस वजह से सोशियोलॉजी में पहले हम वेस्टर्न थिंकर्स को ही पढ़ते हैं, उन्हीं का प्रोमिनेंस है। हम इंडियन थिंकर्स को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको पढ़े बगैर हम इंडियन सोसाइटी के बारे में नहीं जान सकते हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। फिर इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम जानेंगे, राइट। इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट हैं, तो इनके बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको यूरोप में कास्ट नहीं मिलेगी, कास्ट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन इन यूरोपियन सोसाइटी, बट हमारे देश में अगर आप हो तो कास्ट एक बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन हो जाता है। आप सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे इंडिया की जब तक आपको यहां पर कास्ट के बारे में नहीं पता है। और अधिकतर थिंकर्स जो हैं उन्होंने कास्ट और ट्राइबल ग्रुप्स को रिसर्च करने में, के बारे में रिसर्च करने में सफर किया है, वो कोई भी एक थ्योरी नहीं बना पाए इससे रिलेटेड, राइट। तो इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम यहां पर जानेंगे। मैरिज किस तरह हमारी डिफरेंट है। देखो, हमारे यहां मैरिज को एक सेक्रेमेंट समझा जाता है, एक संस्कार समझा जाता है। एक इंसान जो है उसकी जिंदगी में टोटल संस्कार होते हैं कई सारे, उसमें से एक संस्कार मैरिज होता है, राइट। बट यूरोपियन सोसाइटी में क्या ये सेक्रेमेंट है? क्या ये बहुत डिवाइन ऑर्डर की चीज है? क्या ये बहुत सेक्रेड चीज है? नहीं, वहां पर इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट कि एक हस्बैंड, एक मेल है और एक फीमेल है, वो दोनों आपस में साथ में रहकर जीना चाहते हैं, अपनी जिंदगी साथ में बिताना चाहते हैं। और जब नहीं बिताना चाहते तो वो कोर्ट जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, राइट। तो वहां पर मैरिज से सेपरेट होने का तरीका भी बहुत आसान है। पर हमारे देश में मैरिज को तोड़ना, मैरिज करना तो बहुत आसान है। हमारे देश में यूनिवर्सल मैरिज का सिस्टम पाया जाता है, मतलब अगर आप 21 साल के ऊपर हो तो आपकी मैरिज होनी ही होनी, राइट। ऐसा यूरोप में नहीं है। साथ ही साथ उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि अगर आपकी मैरिज एक बार हो गई है तो मैरिज को तोड़ना यहां पर बहुत बुरा माना जाता है, उसको बहुत बड़ी डिलेमा समझा जाता है। उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा है, क्यों मैरिज को हमारे देश में इतना, मैरिज को के टूटने को हमारे देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम समझा जाता है, और उससे रिलेटेड क्या क्या सोशल इविल्स डेवलप हो गई जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी को बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, राइट। अब यहां पर भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहां पर भी सोशल प्रोसेसेस तो होंगे ही ना, यहां पर भी चेंजेस तो आएंगे ही ना टाइम के साथ। जैसे कास्ट में आए, पहले तो कास्ट को लेकर के, इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर के बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं था हमारी सोसाइटी में। बट जब से हमारी सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरह बनती जा रही है, जब से हमारे यहां प्रॉपर्टी, पैसा होना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तब से इंटरकास्ट मैरिजेस का भी प्रोमिनेंस बढ़ा है। अब कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है मैरिज परफॉर्म करने के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस सेम होना चाहिए, आप सेम क्लास से बिलोंग करते हो, राइट। तो इस तरीके से 3 पर्टिकुलर यूनिट्स में हम सोशियोलॉजी के पेपर 2 को बांट सकते हैं। हाईली कंसोलिडेटेड ऑप्शनल है, आप भूल कर भी इस ऑप्शनल को भूल नहीं पाओगे, राइट। और ये आपके जिंदगी से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि जो एग्जाम्पल्स इस ऑप्शनल में यूज करते हो आप, वो आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं, इसलिए आप उन एग्जाम्पल्स को भी नहीं भूल पाते हो। अब जैसा कि मैंने क्लेम किया था कि जीएस 1, 2, 3, 4 सभी पेपर्स में इस ऑप्शनल से क्वेश्चंस आते हैं, तो 2024 का अगर मैं बात करूं, 2024 में डेमोग्राफिक विंटर के ऊपर एक टर्म है डेमोग्राफिक विंटर, उसके ऊपर सवाल आया। तो अब ये डेमोग्राफिक विंटर क्या है, इसके बारे में हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, राइट। इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, क्या दुनिया उस तरफ जा रही है? इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह, क्यों ये माइंडसेट बन गया है कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू कंसीव अ बेबी,
राइट? हम क्यों अपनी पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाएंगे? ये डेमोग्राफिक विंटर क्या चीज है, इसके बारे में आप अगर ऑलरेडी सोशियोलॉजिकली जानते हैं तो आप यहां पर आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर आया है, बिटवीन कास्ट्स व्हिच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज्ड। इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ चुकी हैं उन क्लासेस के बीच, उन फैमिलीज के बीच जिनके बीच में सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी है, मतलब सेम स्टेटस है टू सम एक्सटेंट, बट दिस इज लेस ट्रू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस। बट अभी भी रिलीजन को लेकर, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को लेकर हमारे देश में अभी तक एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आ पाया है, राइट? तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, कई सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं कि कम्युनलिज्म क्या है, फंडामेंटलिज्म क्या है, हिंदुत्व की जो अप्रोच है वो क्या है। उसके बाद हम आसानी से इसका जवाब दे पाते हैं। इंडियन सोसाइटी में ये बहुत टफ नहीं रह जाता आपके लिए जब आप सोशियोलॉजी में पढ़ करके आए होते हो, आपके पास एग्जाम्पल्स होते हैं, आपके पास कोट करने के लिए थिंकर्स होते हैं, तो वैसे ही आपका आंसर एक्सेप्शनल हो जाता है। इन डीलिंग विद सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एनजीओज। तो आप यहां पर प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे। सोशियोलॉजी में हम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम गवर्नमेंट, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव, किस तरह से इन डीलिंग विद सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज में अगर गवर्नमेंट, एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर साथ में अगर काम करें तो किस तरह वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इसके ऊपर सिंपल सा हम एक पूरा का पूरा यूनिट पढ़ते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना और इसको आंसर करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। उसी तरह ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक सवाल आया है, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं सोशल प्रोसेसेस में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस में, सोशल इंस्टीट्यूशंस में मेजर चेंजेस आए। तो इसको हम सोशल प्रोसेसेस में पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड विमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस। हाउ हैज दिस ट्रेंड इंपैक्टेड अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद द फैमिली। अब इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं जो रिसेंटली जो यंग फीमेल्स हैं उनके सुइसाइड्स हुए हैं बहुत ज्यादा, तो उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी फैमिली के साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं। डेमोग्राफिक विंटर से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जब से फीमेल बहुत ज्यादा काम करने लगी घरों से बाहर जाकर, तब से डेमोग्राफिक विंटर का फिनोमेना काफी बढ़ गया है, एग्रीवेट हो गया है, राइट? इसके अलावा कुछ 4 क्वेश्चंस और आए थे, तो इन टोटल 8 क्वेश्चंस लगभग हमें 2024 के पेपर में, मेंस में, GS1 में इंडियन सोसाइटी से दिखे। अगर आपको सोशियोलॉजी की नॉलेज है तो उन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से कर सकते थे। इसी तरीके मैंने यहां पर 4 क्वेश्चंस यहां पर लिखे हुए हैं जो 2023 और 24 के पेपर्स में मिलाकर आए हुए हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं किस तरह डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस, हम इसको सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ, ओके सेम क्वेश्चन आई गेस, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि आपके आए थे। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, शायद मैंने गलत इसको लिख दिया था, तो 3 क्वेश्चंस तो आपके आए ही हुए हैं, राइट? GS3 की बात करें अगर, व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स ने हमारे एग्रेरियन स्ट्रक्चर को, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया, राइट? तो हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि उनका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ, डिलेड इंप्लीमेंटेशन हुआ, उसकी वजह से कई लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाया, राइट? तो उसके बारे में आप इतना पढ़ लेते हो कि आसानी से GS3 के इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, और फिर GS3 में भी पढ़ते हो तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है, राइट? इसके अलावा डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ 4 लेबर कोड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब रिसेंटली कोड ऑन वेजेस बिल और इस तरीके से 4 लेबर रिफॉर्म्स से रिलेटेड कुछ बिल आए थे कि जिन्होंने वेजेस को एक पर्टिकुलर सेट करने की कोशिश करी कि भाई वेजेस को सेट किया जाए, ठीक है? इससे कम वेजेस नहीं होने चाहिए, वेजेस को रिवाइज किया गया, गिग इकोनॉमी के लेबर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मिल सकें, उनको इंक्लूड किया गया, उनका इंक्लूजन हुआ। तो उसके बारे में हम सोशियोलॉजी में पढ़ लेते हैं पहले ही, क्योंकि वर्क एक इंपॉर्टेंट यूनिट रखी गई है उसमें, वर्क इकोनॉमिक लाइफ, उसमें हम पढ़ते हैं, तो उसको हम आसानी से इंडियन सोसाइटी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और GS3 के पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम आसानी से लिख सकते हैं। GS पेपर 4 में भी कुछ क्वेश्चंस आपको 2023 में देखने को मिलते हैं, जैसे कि टू अवेकन द पीपल इट इज द विमेन हु मस्ट बी अवेकन्ड, राइट? वंस शी इज ऑन द मूव द फैमिली मूव्स, द विलेज मूव्स, द नेशन मूव्स, राइट? जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने खास कर ये बोला है, साथ ही साथ विवेकानंद जी ने भी ये बोला है कि भाई अगर आपको पढ़ाना है तो एक फीमेल को पढ़ाओ, क्योंकि अगर आप एक फीमेल को पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है आप 2 फैमिलीज को पढ़ा देते हो, राइट? 2 फैमिलीज को आप एजुकेशन की तरफ पुश कर देते हो, ठीक? तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर सकते हो। हम जेंडर जस्टिस पढ़ते हैं, हम जेंडर से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? एक एक चीज, बजट कितना आया MOWCD के पास, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसके बारे में एक एक इंट्रिकेसी को, छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हैं।
इज कॉन्शियंस अ मोर रिलायबल गाइड व्हेन कंपेयर टू लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और कॉन्शियंस, इन सभी चीजों के बारे में हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कि किस तरह से इन्होंने सोसाइटी को इंपैक्ट किया। हमें लॉज क्यों बनाने पड़े, हमें जुडिशरी क्यों बनानी पड़ी, राइट, हमें सोशल ऑर्डर के लिए रेगुलेशंस क्यों बनाने पड़े, ठीक। तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इसको कॉन्शियंस से कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। देन द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल। तो देखिए सोशियोलॉजी में कई तरीके की कैपिटल बताई गई है कि आपके पास इकोनॉमिक कैपिटल हो सकती है, आपके पास कल्चरल कैपिटल हो सकती है, आपके पास सोशल कैपिटल हो सकती है। बट सोशल और कल्चरल कैपिटल उसी के पास होंगी जिसके पास इकोनॉमिक कैपिटल होगी, राइट। जैसे कि आपको घर में हवन करवाना है, तो घर में हवन करवाएंगे तो आपकी कल्चरल और सोशल कैपिटल बढ़ेगी, घर में लोग आएंगे, ठीक, आपके घर में एक अच्छा माहौल हो जाएगा, आपको लोग जानेंगे, आपके बारे में लोग अच्छी बातें करेंगे, बट उसके लिए यू नीड मनी, राइट। तो पहले आपकी इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक कैपिटल सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल को इंपैक्ट करती है, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इस तरह हमें पता चलता है कि GS1 से लेकर GS4 तक हर पेपर में हम ये देखते हैं कि सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है। देन कम्स एस्से पेपर। तो एस्से पेपर में आप 2020, 21, 23 और 24 इन सालों में आप देख रहे हो कि लगातार क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि 2024 का ये जो क्वेश्चन सोशल मीडिया के ऊपर था, इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, एनॉमी के बारे में हम पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक है एनॉमी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरह डिप्रेशन और लोनलीनेस बढ़ता जा रहा है अमंग यूथ, और सोशल मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है उसमें। तो ये सोशल प्रोसेसेस में आता है, सोशल चेंज में आता है, राइट। देन कम्स 2023 गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस एंड बॉयज विद डिमांड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में अगेन, ठीक। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, इसके ऊपर कई सारे थिंकर्स के थॉट्स भी मैं बता देता हूं पढ़ाते वक्त, तो उसको भी यहां पर कोट कर सकते हो। A society that has more justice that needs less charity, मतलब एक सोसाइटी जिसमें ज्यादा जस्टिस हो रहा है वहां पर हमें चैरिटी करने की जरूरत नहीं है। आज हमें PM गरीब कल्याण अन्न योजना चलानी पड़ रही है उन लोगों के लिए जिनके पास खाने के लिए फूड अपना नहीं है। बट क्या हमें वो चलानी पड़ती अगर हम लैंड रिफॉर्म्स के वक्त सभी को लैंड अलोकेट जब कर रहे थे तो वो इक्विटेबली करते, नहीं चलानी पड़ती, राइट। तो चैरिटी की हमें जरूरत तभी पड़ती है जब इनजस्टिस हुआ होता है, जब जस्टिस होता है तो वहां पर हमें चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छा ऐसे आया था और सोशियोलॉजी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, राइट। देन 2021 का क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। तो एक टॉपिक है सेरेंडिपिटी का। सेरेंडिपिटी के टॉपिक के बारे में अगर आपको पता चल जाता है तो आप आसानी से, ये वैसे तो समझ में नहीं आता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये ऐसे, बट सेरेंडिपिटी आप जब पढ़ते हो, वर्स्टेहन मेथड के बारे में पढ़ते हो, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगता है, आप आसानी से इसके बारे में लिख सकते हो। देन कम्स 2020 का ऐसे देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। समझ में आया। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि सोशियोलॉजी का इंपैक्ट जो है ओवरऑल हमें जितना भी लिखना है अपने सारे पेपर्स में, और ये तो कम बताया मैंने, ये तो लिमिटेड टाइम भी है मेरे पास और लिमिटेड यहां पर टेक्स्ट भी डाल सकता हूं मैं, ठीक। तो जो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो बता दी, बट जब आप पढ़ोगे सोशियोलॉजी तो आपके लिए वो हर एक जो जीएस का सब्जेक्ट है उसको आसान बना देता है, राइट। तो इसलिए सोशियोलॉजी बाकी सभी ऑप्शनल से बेहतर और आसान ऑप्शनल्स में आता है और हेल्पफुल सब्जेक्ट है, राइट। पिछले कुछ सालों में ये लगातार देखा गया है कि सोशियोलॉजी से जितने लोगों ने मेंस दिया, उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में भी उनसे वही क्वेश्चंस पूछे गए जो सोशल डिलेमाज हैं, राइट। सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा गया। जैसे कि अगर हम देखें तो मैनुअल स्केवेंजिंग के बारे में, एक मेरी फ्रेंड है उससे एक सवाल पूछा गया था मैनुअल स्केवेंजिंग के बारे में, उसी साल वो कोड, उसी साल वो बिल आया था, राइट। तो अगर आप सोशियोलॉजी लेते हो तो आपका इंटरव्यू भी काफी आसान और काफी इंटरैक्टिव हो जाता है, तो इसलिए सोशियोलॉजी बाकी सभी ऑप्शनल से बेहतर ऑप्शनल है, राइट। सो दिस वाज इट। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सोशियोलॉजी क्यों हेल्पफुल है, इजी है, कंसोलिडेट करना आसान है, सभी पेपर्स में इंपैक्ट रखता है इंक्लूडिंग एसे, तो इसलिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज बेटर ऑप्शनल देन एनी अदर ऑप्शनल, राइट। तो यहां पर मैं इस सेशन को तो खत्म करता हूं, बट आगे कई सारे सेशंस मैं लूंगा आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड। हम उसमें सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, पेपर 1, पेपर 2 उसको पढ़ना कैसे है, और साथ ही साथ हम पिछले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि उनको सॉल्व कैसे करना है। आज के लिए थैंक यू।